Hello everyone, this is our doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल का लास्ट आर्टिकल जिसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आगे बढ़ने से पहले हम 5 मिनट्स पहले रिवाइज करते हैं, देन आई विल कंटिन्यू। चलिए जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मैंने आपको पहली बात तो मतलब क्या बताया था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब बताया था कि ये एक किसी भी एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि मान लो एक ए एटम है और एक बी एटम है। अगर ए एटम की En ज़्यादा है, En ज़्यादा होने से क्या मतलब है, En ज़्यादा होने से ये मतलब है कि वो अपनी तरफ जल्दी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। अब जल्दी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी बढ़ रही है इसका मतलब उस एटम पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। लेकिन जो उसका बगल वाला एटम है अगर उस ए को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहा है तो ऑब्वियस की बात है कि जो दूसरा एटम होगा वो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आप लोगों को पता है एटम पर कौन सा चार्ज आता है, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यही मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती। क्यों कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती? बिकॉज खुद पर डिपेंड नहीं करती। अगर खुद पर डिपेंड करती ना, जैसे कि अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था, रेडियस पढ़ी थी, वो क्या था, खुद की प्रॉपर्टी, मतलब उस एटम या उस एलिमेंट के अंदर वो प्रॉपर्टी देख रहे थे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में पॉजिटिव या फिर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो उसके बगल वाले एटम पर डिपेंड करता है। अगर बगल वाले बगल वाले एटम की En कम होगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर बगल वाले एटम की En ज़्यादा होगी तो खुद पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, फिर मैंने आपको Ea और En में डिफरेंस बताया था कि Ea जो होती है वो एक आइसोलेटेड एटम या फिर एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, जबकि जो En थी वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी, मतलब बगल वाले एटम पर डिपेंड करती है। Ea का मतलब क्या बताया था? Ea का मतलब बताया था किसी भी न्यूट्रल, आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप लोग मुझे बताओ मैंने क्या बताया था, एनर्जी रिलीज होती थी या एनर्जी एब्जॉर्ब करते थे? बताओ क्या करते थे? वेरी गुड, एनर्जी क्या होती थी, रिलीज होती थी। याद रखना कि जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है और जब बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक में हमें एनर्जी देनी पड़ती है और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था। उसके बाद मैंने आपको स्केल्स बताई थी En के, इसके ऊपर PYQ आया हुआ है तो इसको ध्यान से आप लोग इसके फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। 3 स्केल बताई थी ना, मोलिकन स्केल, पाउलिंग स्केल एंड ऑल राउंड रॉको स्केल। एक क्वेश्चन आया था कि En की ऐसी कौन सी स्केल है जो डिफाइन करती है कि En एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सी थी जल्दी बताओ, PYQ आया हुआ है ये, कौन सी थी? तीनों में से कौन सी स्केल्स को डिफाइन करती थी?
वेरी गुड। ऑलरेड रॉको स्केल ने बताया था, जो ऑलरेड रॉको जो साहब जी थे, साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बताया था कि EN एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसके बाद मैंने आपको वैल्यू ऑफ EN याद करना बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ EN बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैंने बताया था कि सेकेंड पीरियड में 1 से स्टार्ट करनी है, देन 0.5 ऐड करता जाना है, एंड थर्ड पीरियड में फर्स्ट जो EN स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करनी है 0.9 से, एंड मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, 4 टाइम्स 0.3 ऐड करना है, 1 टाइम्स 0.4 ऐड करना है, एंड नेक्स्ट 1 टाइम्स 0.5 ऐड करना है। pH, सिस एंड NC, pH की ऑलमोस्ट सेम EN होती है 2.1, सिस कार्बन, आयोडीन, सल्फर की ऑलमोस्ट सेम EN होती है 2.5, एंड NCl नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम EN होती है 3.0। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा EN कंटेनिंग ग्रुप कौन सा था? 17 ग्रुप था। क्यों था? बिकॉज पहले तो मुझे ये बता दो कि 17 ग्रुप का नाम क्या था? हैलोजेंस। क्यों बोला था इनको हैलोजेंस? बिकॉज हैलो का मतलब होता था सॉल्ट एंड जेंस का मतलब होता था फॉर्मेशन। इस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इस वजह से 17 ग्रुप को हमने हैलोजेंस बोला था। हैलोजेंस की EN पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन को ही गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। आप बोलोगे मैम ये ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है कि कोई भी एटम क्या चाहता है, अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा चाहता है कि भाई हमें अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा करना है, तो उसके लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा EN कंटेनिंग एलिमेंट कौन सा था? फ्लोरीन था। उसके बाद मैंने फैक्टर्स बताए थे आप लोगों को, एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्रीनिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्ट कहाँ कहाँ लगता था? फॉर सेम पीरियड, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड फॉर सेम पीरियड। मैंने बताया था जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना मान लो कोई एलिमेंट है उस पर उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी होती जा रही है। अब एक एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, वो ऑक्टेट को अपने एक्सपेंड कर गया है। ऑक्टेट तो कंप्लीट कर ही दिया है उसने, लेकिन उसने अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी कर दिया है। जबकि एक एटम ऐसा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वो चाहेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को लेना, तो जिस पर कमी हो रही है वो ज़्यादा चाहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को लेना, एज कम्पेयर टू जिस पर पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसलिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना ज़्यादा EN बढ़ेगी, बिकॉज उतना ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी। क्लियर है? फिर मैंने बताया था परसेंट ऑफ S कैरेक्टर ये तब लगता है जब एलिमेंट तो वही रहता है लेकिन हाइब्रिडाइज स्टेज चेंज होती रहती है, तो ये भी EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसके बाद फोर्थ फैक्टर था ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था EN के। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे EN बढ़ेगी। अगर आप लोगों को नहीं आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई बात नहीं, इसके बाद मैं आपको रेडॉक्सी कराने वाली हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। चलिए जी, देन हमने टॉपिक पढ़ा था पीरियोडिसिटी। मैंने बताया था कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम होता है, IP, EA, EN तीनों बढ़ती हैं यूजुअली, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही। एंड जब भी हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से रेडियस बढ़ती है। लेकिन IP, EA, EN ये क्या होती थी? यूजुअली कम होती थी। तो यहाँ वही ट्रेंड लगेगा। EN में पीरियड में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जनरल जो ट्रेंड था कि पीरियड में जाने पर EN बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। जेड इफेक्ट बढ़ने से ऐसा क्या हो गया है कि EN बढ़ गई है? बिकॉज अट्रैक्शन बढ़ गया है। क्लियर है? चलिए जी,
सेकेंड था पीरियोडिसिटी में हमने क्या पढ़ लिया, पीरियड में पढ़ लिया। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ती है, जिसकी वजह से EN कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शन थे पी ब्लॉक में 13 एंड 14 ग्रुप में। 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली, बैगन, आलू, गाजर इन थैली, तो पहले तो कम होनी चाहिए, पहले कम होती है, लेकिन फिर कंटिन्यूसली EN बढ़ती थी और बोरॉन सबसे आगे आ जाता था। 14 ग्रुप में कम होती थी, देन 2 बार इक्वल रहती थी, फिर बढ़ती थी, उसके बाद कार्बन सबसे आगे आ जाता था। ये ऑर्डर था, ये आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके लास्ट में, क्योंकि ये ऐसे याद रख लो, रेडियस, IP, EA एंड EM, इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं और ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है। तो जो एक्सेप्शन है ना, उस एक्सेप्शन का मैं एक चार्ट बना दूंगी आपको जब इसका लास्ट लेक्चर होगा, तो उसी लास्ट लेक्चर में मैं इसका एक्सेप्शन का एक चार्ट बना दूंगी, तो आपको याद करने में इजी रहेगा, है ना। चलिए, उसके बाद 11th ग्रुप में मैंने बताया था पहले क्या होनी चाहिए, पहले तो मुझे ये बताओ, ग्रुप में कम होनी चाहिए, लेकिन कम होती है देन बढ़ती है, और 12th ग्रुप में कंटिन्यूसली इंक्रीज होती थी। यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब इसके स्टार्ट होते हैं एप्लीकेशन, और EN के एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला एप्लीकेशन है एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। देखो, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक नेचर के होते हैं? बिकॉज दे लॉस OH- आयन इन एक्वस मीडियम। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ मेटालिक ऑक्साइड होगा, कहाँ नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा। अब आप लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। पहली बात तो मेटल्स को कहाँ कहाँ रखा गया है, मैंने आपको बताया था कि S ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक में टोटली मेटल्स को रखा गया है, जबकि P ब्लॉक में मेटल्स को भी रखा गया है, नॉन मेटल्स को भी रखा गया है और मेटलॉइड्स को भी रखा गया है। तो मेटालिक ऑक्साइड कौन से होंगे? जहाँ पर मेटल्स प्रेजेंट हैं। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती हैं बिकॉज ये OH- को लॉस करती हैं। अब क्यों ये OH- को ही क्यों लॉस करती हैं? आप बोलोगे मैम आपने बता दिया कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है, ये OH नेगेटिव आयन को लॉस करती है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न तो होगा ना कि क्यों OH- को ही क्यों करती हैं। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है Na2O + H2O। जब Na2O मतलब सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड है तो नो डाउट मेटालिक ऑक्साइड है ना, S ब्लॉक का मेंबर है। जब वो वाटर से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब इसको ब्रेक करो, Na एंड OH को देखो, NaOH बनाया, NO एंड H, सोडियम की EN 0.9, ऑक्सीजन की 3.5 एंड हाइड्रोजन की 2.1। EN आप लोगों को याद होनी चाहिए, मैं याद करा चुकी हूँ, ठीक है। अगर EN याद नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखो, जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं और इसका डिफरेंस निकालते हैं तो कहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आएगा? वेरी गुड, यहाँ ज़्यादा डिफरेंस आएगा ना। तो जहाँ पर EN का डिफरेंस ज़्यादा होता है वहीं से ही बॉन्ड ब्रेक होगा। याद रख लो, जहाँ भी EN का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहीं से ही बॉन्ड ब्रेक होता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों बेसिक नेचर के होते हैं? बिकॉज OH- आयन लॉस करते हैं। अब OH- आयन को लॉस क्यों करते हैं? फंडामेंटल बता दिया ना कि एक था सोडियम, एक था O और एक था H। सोडियम और ऑक्सीजन एंड O एंड H के बीच, तो सोडियम एंड ऑक्सीजन के बीच EN का डिफरेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड इधर से ही ब्रेक होगा। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल देख लो। MgO एंड वाटर का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी स्ट्रक्चर है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर बनाना नहीं आती है कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में सबकी स्ट्रक्चर सीख लेंगे। 1.2
3.5, 2.1, 3.5 एंड 2.1। मैग्नीशियम, अगर हम इसका ईएन का डिफरेंस निकालेंगे और इसका ईएन का डिफरेंस निकालते हैं, कहाँ ईएन का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन में ईएन का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, जिस वजह से बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो ये होगा Mg+2 + 2OH-। तो इसका सीक्वेंस क्या बना कि मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में से मेटल एंड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसकी वजह से OH- रिलीज होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक नेचर के क्यों होते हैं? बिकॉज ये OH- आयन को लॉस करते हैं। OH- आयन को ही क्यों लॉस करते हैं? बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं मेटल एंड ऑक्सीजन वाला। अगर मेटल एंड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ही क्यों ब्रेक करते हैं? बिकॉज मेटल एंड ऑक्सीजन की जो ईएन है उसका डिफरेंस ज़्यादा आता है, इस वजह से मेटल एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ही ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से OH- को लॉस करते हैं। क्लियर है? तो याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होगा, जबकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है। एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज ये क्या करता है, ये H+ आयन को या फिर हाइड्रोनियम आयन को बोलते हैं H3O+ इन एक्वस मीडियम। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको कोई भी मेटल दिखाई दे दे तो आप देखते बता दोगे कौन सा कैसे नेचर का होगा? मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके पास दो है, उसने एटम दे दिए हैं, दो एलिमेंट दे दिए हैं, एक उसने मेटेलिक दे दिया है और एक उसने नॉन मेटल एटम दे दिया है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप कैसे पता लगाओगे कि एसिडिक है कि बेसिक है? बता दोगे ना? जैसी मेटल दिख जाए वैसे देखते क्या बोल दोगे, अरे भाई ये तो मेटल है, ये तो बेसिक नेचर की है। जैसी नॉन मेटल दिख जाए, अरे ये तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल आ गई तो इसका मतलब एसिडिक। कुछ भी हो, चाहे ऑक्साइड की बात करें या हाइड्रोक्साइड की बात करें, आपको डिफ्रेंशिएट रखना है कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड है तो वो बेसिक नेचर का होगा, और अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। अब मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का क्यों होगा? बिकॉज वो OH- आयन को रिलीज करेगा, एंड जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो एसिडिक नेचर का क्यों होगा? बिकॉज वो H+ आयन को लॉस करेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन आएगा कि मैम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो OH को क्यों नहीं करते लॉस, H+ को ही क्यों करते हैं? पहली बात तो अगर वो OH को करेंगे तो वो बेसिक नेचर के नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। और फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड H+ को क्यों ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। तो देखो इसका नाम देखो बनाना सीखो, नाम अभी से बनाना सीखो, बाकी हम केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर करेंगे। 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन कितने हैं इधर? 5। तो 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या बनेगा? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अगर 2 नाइट्रोजन है 5 ऑक्सीजन है तो इसका नाम बनेगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा HNO3, है ना? HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो नाइट्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, इधर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया तो उसकी एक ही वैलेंसी होगी। एंड अब देखो नाइट्रोजन पहली बात तो सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये सिर्फ 3 ही वैलेंसी शो करेगा। और अगर किसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अभी भी नहीं आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को इतनी अच्छी तरह से आप लोगों को बताया है कि कोई डाउट ही नहीं रहेगा। कोई नहीं बताता इतनी फाइनिंग में जाकर कोई भी नहीं बताता
कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है। डायरेक्ट बोल देते हैं कि ऑक्सीजन की इतनी वैलेंसी है, ऑक्सीजन का इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैंने पूरा आपको ट्रिक से याद भी कराया था। तो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे आओ, वरना किसी भी फ़ायदा नहीं है ये लेक्चर्स को देखना। और अब आप लोग लास्ट में आ गए हो तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बनना चाहिए, है ना। तो फिर भी अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखो मेरा। मैं बता देती हूँ, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मैंने मतलब बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने बताया था ट्रिक कि किसी भी ग्रुप की जो लास्ट डिजिट थी वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट होती थी। एंड वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, मतलब एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो वो कंबाइन करेगा उसकी जो कैपेसिटी होगी उसको हमने बोला था वैलेंसी। तो फर्स्ट, सेकंड, 13 एंड 14 ग्रुप की तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होती है, लेकिन 14th ग्रुप के बाद 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं तो उसकी वैलेंसी आ जाती है। क्लियर है? चलिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, दोनों में काउंट होता है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई। अब आप लोग बता दोगे, नाइट्रोजन की En 3, ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। तो देखो अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का आ रहा है En का डिफरेंस, जबकि En का डिफरेंस यहाँ पर भी 0.5 का आ रहा है और यहाँ पर कितना आएगा 1.4। तो जहाँ पर En का डिफरेंस ज़्यादा बॉन्ड वही ब्रेक होगा। तो बस क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, O एंड H वाला। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थे उसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता था, मेटल एंड ऑक्सीजन वाला। एंड जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या लॉस करेगा, H+ को लॉस करेगा। अगर H+ को लॉस करता है कोई भी एलिमेंट तो वो एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है? क्योंकि डेफिनेशन यही है कि एसिड किसको बोलते हैं, एसिड उसी को तो बोलते हैं जो H+ आयन को लॉस करता है एक्वस मीडियम में। एंड बेस किसको बोलते हैं, वो जो OH- को लॉस करता है एक्वस मीडियम में। इसलिए तो जो मेटेलिक ऑक्साइड थे वो OH- को लॉस कर रहे थे। अगर OH- को लॉस कर रहे हैं तो वो एसिड होगा कि बेस होगा, बता दोगे ना, क्या होगा, बेस होगा। फिर से सुनो, एसिड किसको बोला, एसिड बोला जो एक्वस मीडियम में H+ आयन को लॉस करता है उसको बोलते हैं एसिड। और बेस किसको बोला, जो एक्वस मीडियम में OH- को लॉस करता है उसको हमने बेस बोला। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड थे वो बेसिक नेचर के क्यों थे, बिकॉज वो OH- लॉस कर रहे थे। अगर OH- आयन लॉस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस वजह से मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के थे एंड जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, पहली बात कि वो H+ आयन को लॉस करते हैं। अगर आप देखते बता दोगे, मान लो आपको कोई इक्वेशन दे दी और उस इक्वेशन में आपको H+ आयन उसमें रिमूव करना दिखा दिया तो आप देखते ही बता दोगे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताओ ये रिएक्शन एसिडिक शो कर रही है कि बेसिक। तो अगर H+ लॉस हो रहा है तो वो एसिडिक रिएक्शन है और अगर OH- लॉस हो रहा है तो वो बेसिक रिएक्शन है। इस टाइप की रिएक्शन अभी रिडॉक्स में आएंगी। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ, देन स्टार्ट करते हैं फिर से। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका N2O3। अब आप लोग नाम बना लोगे इसका। कितने नाइट्रोजन हैं, 2। कितने ऑक्सीजन हैं, 3। 2 नाइट्रोजन मतलब डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। क्या है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। उसने रिएक्शन करी वाटर से तो वो बनाता है HNO2 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। मैंने एक वो बताई थी कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो अस आता है सफिक्स में, एंड जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है तो सफिक्स में एक आता है। तो ये है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड अब ये तो बनेगा नहीं, H2N2O4 क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या करेगा, H+ आयन को रिमूव करेगा एंड NO2- को रिमूव करेगा। अब इसको देखते ही बता दोगे कि नॉन मेटल है कि मेटल है, बताओ।
जो आने वाला कंपाउंड होगा उसका जो मेटेलिक ऑक्साइड होगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, आप लोग बताओ मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। सबसे पहले क्या देखना है क्या देखना है सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आए एसिडिक और बेसिक का, सबसे पहले देखना है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर मेटल आ जाए तो बेसिक नेचर, और अगर नॉन मेटल आ जाए तो एसिडिक नेचर। तो Cl2O7 कहाँ आता है? 17 ग्रुप में आ रहा है। 17 ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड कैसे नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर है? तो ये बनाता है HClO4। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ये। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन दे दिया है, एक दे दिया है लिथियम और एक दे दिया है सोडियम। अब इसमें पूछा है कौन, नो डाउट दोनों ही बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन ज़्यादा कौन सा होगा? सोडियम का। क्यों ज़्यादा होगा? बिकॉज ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है, एंड पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या बढ़ता था? एसिडिक नेचर। तो अब बता दो कि आप लोग पीरियड में जाने पर क्या बढ़ रहा है? एसिडिक नेचर। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा है? बेसिक नेचर। तो पीरियड में जब एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो पीरियड में EN भी बढ़ती थी, तो EN क्या एसिडिक नेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? जी हाँ, EN जो हो गई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिक नेचर की, एंड ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर EN क्या हो रही है? कम हो रही है। EN कम हो रही है लेकिन बेसिक नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब EN कम हो रही है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। EN कम हो रही है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। EN कम हो रही है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। EN कम हो रही है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो EN होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक नेचर के। यही बताया है इसमें कि जो EN होगी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर EN कम होगी, जिसकी वजह से बेसिक नेचर बढ़ता है, एंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर EN बढ़ती है। EN बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्लियर है? तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EN के, और अभी हमने पढ़ा था EN किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? ऑक्सीडेशन स्टेट के। वेरी गुड। अब मेरी बात एक बार हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, क्या कंक्लूजन निकला देखो। जो मेटल्स हैं, पहली बात तो मेटल्स को रखा गया है S ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में, टोटली मेटल्स को रखा गया है। जबकि P ब्लॉक मिक्सचर पाया जाता है, उसमें मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल्स भी होती है, एंड मेटेलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड थे वो बेसिक नेचर के क्यों होते हैं? बिकॉज बेस का मतलब ही होता है OH माइनस आयन का निकलना। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड थे वो OH माइनस आयन को लॉस करते हैं, है ना, OH माइनस आयन को लूज करते हैं, जिसकी वजह से जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थे वो थे एसिडिक नेचर के। एसिड का मतलब होता है जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन को लूज करे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक मीडियम में H प्लस आयन को लूज करते हैं, जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। दूसरा कंक्लूजन ये है कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है, एंड जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्यों? यहाँ रीज़न जाता है EN का, कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो EN कम होती है तो बेसिक नेचर बढ़ता है, एंड जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो EN बढ़ती है। EN क्यों बढ़ रही थी? बिकॉज जेड इफेक्ट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर बढ़ रहा था। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर, बिकॉज वो OH माइनस आयन को लूज कर रहे हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर, क्यों? बिकॉज वो H प्लस आयन को लूज कर रहे हैं। अब आपको देखते ही पता लगा दोगे, मेटल दी है तो आप देखते ही बता दोगे भाई ये तो बेसिक नेचर का है। अगर नॉन मेटल दी है तो भी आप देखते ही बता दोगे अरे भाई ये तो एसिडिक नेचर का है।
और मान लो अगर जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है, अगर वो बेसिक नेचर का है तो वो किससे कंबाइन होगा? वेरी गुड, एसिड से कंबाइन होगा। बेस एसिड से तो कंबाइन होता है, क्योंकि एसिड और बेस कंबाइन होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो अगर कोई चीज़ बेसिक है तो वो एसिड से कंबाइन होगी। अगर कोई ऑक्साइड अगर एसिड है या फिर कोई भी चीज़ एसिड है तो वो बेस से कंबाइन होगी और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगी। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं एंड जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? और एक और आएंगे अभी आगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। जो मैंने आपको बताया कि एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ऑप्शन के अंदर चार पांच उसने दे दिया लिखकर, फिर आपको वो बोलेगा कि इसमें से बताओ कितने एसिडिक नेचर के ऑक्साइड हैं, कितने बेसिक नेचर के ऑक्साइड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो करो क्वेश्चन करो इसका। ये क्वेश्चन दिया है मैंने, इसमें से बताओ कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, जल्दी बताओ। 2 सेकंड दे रही हूँ, 2 सेकंड के क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो देखते बता दोगे ना। Na2O एस ब्लॉक का मेंबर, एस ब्लॉक का मेंबर मतलब उसमें तो सारी मेटल्स ही प्रेजेंट थी, मेटल्स प्रेजेंट थी, इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। तो ये देखते बता दोगे कैसा हो गया ये? बेसिक नेचर का। Cl2O7 क्लोरीन 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 है 17 ग्रुप का मेंबर, 17 ग्रुप का मेंबर है तो मतलब वो तो नॉन मेटल होगा ना। अगर नॉन मेटल है तो वो कैसी नेचर का हो गया? एसिडिक नेचर का हो गया। तो Na2O बेसिक नेचर का एंड Cl2O7 एसिड नेचर का। तो ये याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को? किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट को लिख सकता है। ठीक है, और PYQ आप लोग लगाते चल रहे हो क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल लास्ट में चल रहा है। अब तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, बस आगे आपके हाइड्रोक्साइड बचता है। कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। आज मैंने जितना पढ़ाया उसको एक बार जाकर रिकॉल करना है और उससे रिलेटेड आपको PYQ करने हैं। ठीक है, तो बाकी मैं इसकी PYQ कराऊंगी, इसमें भी थोड़े पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं कल डिस्कस करूंगी। क्लियर है? तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।